नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रशासनिक हर नजरिए से बेहद दिलचस्प है। आज फोकस होगा देश की राजनीति, संस्कृति और इतिहास के सबसे बड़े केंद्र उत्तर प्रदेश पर। हम सिर्फ रटे रटाए तथ्यों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस विशाल राज्य की भौगोलिक जड़ों, इसके शानदार इतिहास और इसके जटिल प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम इस चर्चा को 3 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, राज्य की भौगोलिक पहचान और स्थापना। दूसरा, इसकी ऐतिहासिक विरासत और योद्धा। और आखिर में इसकी प्रशासनिक और न्यायिक मशीनरी कैसे काम करती है। तो आइए पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, भौगोलिक पहचान और स्थापना। किसी भी जगह के आज को पूरी तरह से समझने के लिए उसकी नींव और उसके अतीत को समझना बहुत जरूरी होता है। आइए देखते हैं कि यूपी का ये वर्तमान स्वरूप आखिर बना कैसे। इस राज्य का नाम और आकार हमेशा से ऐसा नहीं था और ये सफर बड़ा दिलचस्प है। 1937 के ब्रिटिश दौर में इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत या सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। फिर 1950 वो साल आया जब इसे अपना आज का जाना माना नाम मिला, उत्तर प्रदेश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो नक्शा और जो भौगोलिक सीमाएं आज हम देखते हैं, वो 9 नवंबर 2000 को अपने इस वर्तमान स्वरूप में आईं। यानी एक ही क्षेत्र, लेकिन अलग अलग दौर में बिल्कुल अलग पहचान। यहाँ एक बहुत ही रोचक फैक्ट है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। राज्य को 1950 में अपना नाम तो मिल गया था, लेकिन क्या ये मालूम है कि इसका आधिकारिक स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने पुराने राज्य का ये स्थापना दिवस मनाना कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को ऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे अतीत की किसी तारीख को आज की पहचान के साथ मजबूती से जोड़ा जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2414 किलोमीटर्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इस राज्य की कुल सीमा की लंबाई है। ये विशाल नंबर अपने आप में राज्य के विशाल भौगोलिक पैमाने को दर्शाता है। इतनी लंबी सीमा होने का सीधा सा मतलब है ढेरों अलग अलग संस्कृतियों का संगम, कई सारी भौगोलिक विविधताएं और जाहिर है एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन। और ये 2414 किलोमीटर की बाउंड्री सिर्फ देश के अंदर ही नहीं सिमटी है। उत्तर भारत का ये अहम केंद्र उत्तर दिशा में नेपाल के साथ एक बहुत ही क्रूशल अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ एक आम राज्य नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और इंटरनेशनल कूटनीति के मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण सीमांत राज्य भी है। ये सामरिक अहमियत इस राज्य के महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। सीमाओं और नक्शों से थोड़ा हटकर अब यहाँ की खूबसूरत प्राकृतिक पहचान की बात करते हैं। ये है ब्रह्म कलश, उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राजकीय पुष्प। ये कोई आम फूल नहीं है, बल्कि ये इस पूरे इलाके की अत्यंत समृद्ध और विविध प्राकृतिक विरासत का एक बेहद सुंदर प्रतीक है। ऐसे प्रतीक किसी भी राज्य की सांस्कृतिक जड़ों को हमेशा जिंदा रखते हैं। भाग 2, ऐतिहासिक विरासत और योद्धा। भूगोल के बाद अब वक्त है इतिहास के उन रोमांचक पन्नों को पलटने का जहां की जमीन ने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। अगर इतिहास के पन्नों में झांकें तो सत्ता के बड़े ही नाटकीय मोड़ देखने को मिलते हैं। एक तरफ सिकंदर लोदी जैसा महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आगरा को अपनी उपराजधानी बना लिया। और वहीं दूसरी तरफ 1545 का वो मशहूर कालिंजर सैन्य अभियान, जहां एक अचानक हुए बारूदी विस्फोट ने उस वक्त के सबसे अजेय माने जाने वाले शासक शेरशाह सूरी की जान ले ली। यहाँ की मिट्टी ने वाकई महान शासकों का उदय भी देखा है और उनका पतन भी। और अगर हम मध्यकालीन इतिहास से आगे निकलकर आज़ादी की लड़ाई की बात करें, तो इस राज्य का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो शक्तिशाली नारा, पूर्ण स्वराज, ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, इसने पूरे देश में आज़ादी की लहर को एक नई और बेहद आक्रामक दिशा दे दी थी। यूपी की धरती से उठी इस आवाज ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। भाग 3, प्रशासनिक ढांचा और न्यायपालिका। इतने विशाल भौगोलिक विस्तार और गहरे इतिहास को समझने के बाद एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, आखिर आज के दौर में इतने बड़े राज्य का प्रशासन चलाया कैसे जाता है? चलिए इस मशीनरी को डिकोड करते हैं।
इस प्रशासनिक तंत्र को समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि यहाँ अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। यूपी भारत के उन गिने चुने राज्यों में से है जहाँ द्विसदनीय यानी 2 सदनों वाली व्यवस्था है। इसका जो अपर हाउस है उसे विधान परिषद कहते हैं, जहाँ सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और यहाँ एक बहुत ही सख्त संवैधानिक नियम है। विधान परिषद का साइज किसी भी हाल में विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ सदस्यों को विशेष क्षेत्रों से नॉमिनेट भी किया जाता है। ये पूरा सेटअप सत्ता के अंदर एक बेहतरीन बैलेंस बनाए रखता है। इस राज्य में पावर का बंटवारा भी बड़े ही शानदार और रणनीतिक ढंग से किया गया है। सारी की सारी सत्ता किसी एक शहर के पास नहीं है। एक तरफ है लखनऊ, जो प्रशासनिक राजधानी है, जहां सारी ब्यूरोक्रेसी बैठती है और नीतियां तय होती हैं, और दूसरी तरफ है इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, जो राज्य की न्यायपालिका का ऐतिहासिक केंद्र है और जहां उच्च न्यायालय स्थित है। प्रशासन और न्याय का ये अलग अलग भौगोलिक केंद्र होना यहाँ की शासन व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खूबी है। तो प्राचीन साम्राज्यों की नींव से उठकर और ब्रिटिश दौर के संयुक्त प्रांत से होते हुए आज का उत्तर प्रदेश हमारे सामने है। ये राज्य अपने भीतर सिर्फ एक गौरवशाली अतीत ही नहीं समेटे हुए है, बल्कि ये आज भी देश की राजनीति, प्रशासन और भविष्य को हर दिन एक नया आकार दे रहा है। ऐसे में अंत में सोचने वाली बात यह है कि लगातार बदलती और आगे बढ़ती इस विशाल राज्य की कहानी आने वाले समय में भारत को किस नई दिशा में ले जाएगी। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प विषयों के साथ आगे भी मिलते रहेंगे।